इक़्तिदार और पावर का नशा कुछ चीज़ ही ऐसी है कि बड़े बड़ों को फ़िरौन बना देता है। मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि ये वो बंदा है जो कि दूसरी बार इक़्तिदार में इस नारे के साथ आया था कि अमेरिका फर्स्ट। A new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. यानी अमेरिकन अवाम के टैक्स का पैसा जंगों में बर्बाद नहीं किया जाएगा और ताकतवर मुल्क होने की वजह से दुनिया के अंदर ये मुल्क अमन कायम करेगा। लेकिन इसका बिल्कुल उलट हमने देखा कि वही ट्रंप आज फ़लस्तीन के मासूम लोगों के खिलाफ इसराइल की फंडिंग और इनकी मदद करता है, तो कभी कनाडा को अपना सूबा बनाने की ऑफ़र करता है, कभी ईरान पर हमला करता है, कभी वेनेजुएला के सदर को उठा कर ले आता है, तो कभी कोलंबियन सदर को धमकियाँ देता है, तो कभी ग्रीनलैंड को कब्जाने की धमकी देता है। और कॉन्फिडेंस देखें कि फिर भी इस बंदे को नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि ग्रीनलैंड के मामले पर ट्रंप का रवैया बहुत ही सीरियस और सख्त होता जा रहा है, क्योंकि अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि वेनेजुएला के अंदर ऑयल और गैस और मिनरल्स की माइनिंग करने वाली कंपनीज के ऑनर से थी, ट्रंप का कहना था कि हमें ग्रीनलैंड हर सूरत चाहिए, चाहे वो हमें अमन से लेना पड़े या फिर इसके लिए सख्ती करना पड़े, यानी कोई मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. Everyone here in Greenland is worried about President Trump's threats for national security reasons to take control of Greenland. They're worried that he could do it by military force. The vast majority of people here, the last polling, only 6% said they wanted the United States to take control. The vast majority of people here do want independence, but eventually, not necessarily right now. क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है और अगर हम इस पर कब्जा नहीं करेंगे तो चाइना और रशिया कर लेंगे, और ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये दोनों मुल्क हमारे हमसाये बनकर बैठ जाएं। अब दोस्तों, इस बात के अंदर किस हद तक सच्चाई है और असल गेम क्या है, ये तो आपको ग्रीनलैंड की ज्योग्राफी और मौजूदा हालात को देखकर ही समझ में आएगा। सो मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो के अंदर आपको आसान से आसान अल्फाज के अंदर ये मामला समझा सकूं कि अचानक से ग्रीनलैंड के पीछे ट्रंप हाथ धोकर क्यों पड़ गया है और इसको हासिल करने के लिए वो कौन कौन से ऑप्शन अपना सकता है या फिर किस हद तक जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। From the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you that. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, off. ग्रीनलैंड अपने नाम की तरह ग्रीन नहीं है, बल्कि ये 90% बर्फ से ढका हुआ है और इसका ये नाम वाइकिंग्स की गलत बयानी की वजह से पड़ गया, जिसको अभी तक ठीक नहीं किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि आर्टिक रीजन के अंदर मौजूद है, और आर्टिक रीजन का मतलब है कि ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। और ये शदीद बर्फीले और ठंडे इलाके हैं, जिसके अंदर एक साइड पर ग्रीनलैंड, दूसरा हिस्सा ईस्ट के अंदर कनाडा का कुछ हिस्सा, जबकि एक हिस्सा नॉर्वे का और एक बड़ा हिस्सा रशिया का आता है। और इसके बीचों बीच आर्टिक ओशन है, जैसा कि आप इस सर्कल के अंदर देख सकते हैं। इसी सर्कल को आर्टिक रीजन कहते हैं। इस पूरे आइलैंड की आबादी सिर्फ और सिर्फ 56,000 लोग हैं, जिसमें से 1/3 आबादी तो सिर्फ इसके कैपिटल सिटी के अंदर रहती है। और यहाँ पर रिलीजन की बात करें तो मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। ये नॉर्वे की एक खुद मुख्तार रियासत है, यानी वैसे तो ये अपने तमाम मामलात खुद देखता है, लेकिन इसकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और तमाम माली मामलात सब कुछ नॉर्वे देखता है। इसके मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका की एक स्पेस बेस पिटॉफिक के नाम से मौजूद है, जो कि अमेरिका पर हमले से पहले मिसाइल वार्निंग और स्पेस सर्विलेंस का काम करती है। और यहाँ तकरीबन 650 अमरीकी फौजी मौजूद हैं, क्योंकि ये अमेरिका, रशिया और यूरोप तीनों के बीच के अंदर मौजूद है। और इसी वजह से इसका रास्ता इतना अहम है कि जब भी रशिया या अमेरिका ने एक दूसरे पर कोई हमला किया तो सबसे पहले इनके न्यूक्लियर हथियार या फिर इनके मिसाइल ग्रीनलैंड के ऊपर से होकर ही गुजरेंगे। और कॉमन सेंस है कि जिस भी मुल्क का इस आइलैंड पर कब्जा होगा, वो मुल्क अर्ली वार्निंग सिस्टम से अपने मुल्क तक पहुंचने से पहले ही इन मिसाइलों को हवा के अंदर तबाह कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि 24 घंटे अमेरिकन और ब्रिटिश नेवी इस इलाके की सर्विलेंस रखती है कि यहाँ से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। इनफैक्ट ग्रीनलैंड का रास्ता इतना अहम है कि इसी के रास्ते से ही अमेरिकन नेवी आर्टिक रीजन के अंदर दाखिल होती है, यानी अगर ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए तो अमेरिकन नेवी आर्टिक रीजन के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ग्रीनलैंड इन दोनों मुल्कों के, यानी रशिया और अमेरिका के लिए इतना ज़्यादा अहमियत रखता है। और ये दोनों सुपर पावर्स इस कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल ना कर पाने को अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट कहती हैं। अब चाइना का ज़रा इसमें मफाद अलग है, जो कि मैं वीडियो में आपको आगे जाकर समझाता हूँ।
ग्रीनलैंड वैसे तो 80% बर्फ से ढका हुआ है, जहां पर मौसम इंतहाई शदीद होता है और इसके रोड हमेशा बर्फ से जमे रहते हैं। लेकिन साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्टिक रीजन की बर्फ इंतहाई तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न सी के पास शॉर्टेस्ट या कम तरीन रास्ते वाले ट्रेड रूट बन रहे हैं, यानी ऐसे रास्ते जहां से आसानी से यूरोप और पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर ट्रेड की जा सकती है, और वो भी 20 से 30% सस्ते के अंदर। और यही वजह है कि चाइना रशिया के साथ मिलकर यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए ग्रीनलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना जंगों की बजाय इकोनॉमिकल वॉर के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, और जाहिर है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वही मुस्तकबिल की जंग भी लड़ सकता है। और चाइना और रशिया का दुश्मन क्योंकि कॉमन है, यानी अमेरिका, इसी वजह से ये दोनों मिलकर अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसके अलावा सिर्फ ये दो वजह नहीं है अमेरिका के इसके पीछे पगला जाने की, बल्कि सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर मौजूद कीमती मिनरल्स, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 25 से भी ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसमें शामिल है लिथियम, कॉपर, ग्रेफाइट, जिस पर मुस्तकबिल की इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज, मिसाइल, सैटेलाइट और सोलर पैनल्स बनाए जा सकते हैं। तो अब आप जरा खुद सोच के देखें कि जो भी मुल्क इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर लेगा, इनको हासिल कर लेगा, जाहिर है कि वो मुस्तकबिल की इकोनॉमिकल सुपर पावर आसानी से बन सकता है। यानी आसान अल्फाज के अंदर अगर अमेरिका इन रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लेता है तो जहां पर ये इससे बेशुमार फ़ायदे हासिल करेगा, तो साथ साथ अपने दुश्मन यानी चाइना और रशिया से ये फ़ायदे छीन भी लेगा। यानी चाइना रशिया की सैटेलाइट ट्रैकिंग को बंद करके, इनके शिप रूट्स को आर्टिक रीजन के अंदर बंद करके इनकी ट्रेड को महंगा बना देना, और तीसरा रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा हासिल करके दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों का जो कि फ्यूचर डिसाइड करेंगे, उनको इन दोनों मुल्कों के लिए बंद कर देना। क्योंकि चाइना इस टाइम सोलर बनाने के अंदर और इस तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे टॉप पर है, और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि रशिया के एक्सपोर्ट्स के अंदर ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं जो कि इन्हीं मेटल से बनाए जा सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड की बारी लगी हुई है, और वो भी ज़बरदस्ती ताकत के जोर पर हासिल करने की। क्योंकि ना सिर्फ ग्रीनलैंड के लोगों ने ट्रंप के खिलाफ एहतजाज करके ये कहा है कि ये मुल्क हमारा है और हम इसका फैसला करने का इख्तियार रखते हैं और हम फॉर सेल नहीं हैं, बल्कि नॉर्वे ने तो इसको मिलिट्री से डिफेंड करने का ऐलान भी किया है कि अगर अमेरिका ने कोई कार्रवाई की तो ना सिर्फ नॉर्वे बल्कि यूरोप के बड़े बड़े मुल्क भी मिलकर इसका जवाब देंगे। और इस वजह से ये मामला बहुत रिस्की हो गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूरोप की इतनी हैसियत नहीं है कि अमेरिका के मिलिट्री फील्ड के अंदर मुकाबला कर सके। ग्रीनलैंड की 15,000 की फौज, जिसके पास ज़्यादातर अमेरिकन हथियार हैं और इनके कोड के अंदर फीडेड है कि वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते, इसका दुनिया की एडवांस तरीन लाखों की फौज के साथ कोई मुकाबला नहीं। यानी ये मुल्क दुनिया पर इस वक्त सुपर पावर है। पर मामला इतना भी सादा नहीं है, क्योंकि यूरोप के अंदर इस टाइम डिवीजन आ चुकी है। क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा इत्तेहादी यानी यूके, जो कि आर्टिक रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, वो इस मामले पर खामोश है, किसी की साइड नहीं लेता। जबकि इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, खुद ग्रीनलैंड जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, इन्होंने ट्रंप के इस बयान पर बहुत ही ज़्यादा हैरत और गुस्से का इजहार किया। और हम देखेंगे कि अगर इस कंडीशन के अंदर ट्रंप ज़बरदस्ती ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश करता है तो वो ऐसा कर तो लेगा, लेकिन यूरोप और अमेरिका के अंदर इसके बाद दरारें और नफरतें मजीद बढ़ जाएंगी, जो कि आप जानते हैं कि पहले ही यूक्रेन के मामले की वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्योंकि यूरोप को डर सता रहा है कि जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देकर इसको उकसाकर रशिया के सामने खड़ा कर दिया और अब इससे हाथ खींच लिए, तो कहीं मुस्तकबिल के अंदर वही हाल इनका भी ना हो जाए। इसी वजह से ग्रीनलैंड का ज़बरदस्ती का कब्जा इस दूरी को और इस नफरत को मजीद बढ़ा सकता है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि ट्रंप इंतजामिया पहले इसको पैसों से खरीदने की ऑफर कर रही है, और इसके अलावा रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के मुशीरों ने यह तजवीज़ दी है कि हर ग्रीनलैंडर को 10,000 से लेकर 1 लाख $US तक दिए जाएं, ताकि वो अमेरिका का हिस्सा बनने के रेफरेंडम के अंदर हिस्सा डाल दें। क्योंकि आपको बताता चलूं कि साल 2009 के बाद से ग्रीनलैंड को यह हक हासिल है कि अगर वहां के अवाम रेफरेंडम के अंदर वोट दें तो वो डेनमार्क से अलहदा हो सकते हैं, और अगर चाहें तो किसी अमेरिका जैसे मुल्क का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब थ्योरेटिकली तौर पर अगर अमेरिका हर ग्रीनलैंडर को $1 लाख दे दे तो इसकी कुल कीमत तकरीबन $5.6 बिलियन बनेगी, जो कि अमेरिका के लिए ज़्यादा महंगा सौदा भी नहीं है। और वैसे इस तरह के बड़े सौदे अमेरिका पहले भी कर चुका है, क्योंकि इसने फ्रांस से लुजियाना और रूस से अलास्का खरीदा था। लेकिन अब फ़र्क ये है कि ये दोनों मुल्क इनको बेचने पर राज़ी थे, जबकि दूसरी तरफ ना डेनमार्क इस पर राज़ी है और ना ही ग्रीनलैंड बिकने के लिए तैयार है। यहाँ ज़बरदस्ती वाला मामला है। साल 2025 के एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 85% ग्रीनलैंडर्स अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ हैं, और इसी वजह से अमेरिका इंतहाई चालाकी के साथ ग्रीनलैंड की कीमत अदा नहीं करना चाहता, बल्कि ग्रीनलैंड के लोगों को खरीदकर मुफ्त के अंदर इतना बड़ा जजीरा हासिल करना चाहता है।
और आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी अमेरिका ने पहली बार ग्रीनलैंड को खरीदने का 1867 के अंदर सोचा और इसके बाद 1910 के अंदर जमीन के तबादले की तजवीज़ भी दी और फिर इसके बाद तीसरी मर्तबा 1946 के अंदर अमेरिका ने डेनमार्क को $100 मिलियन सोने के अंदर देने की पेशकश की, लेकिन डेनमार्क ने साफ इनकार कर दिया था। अगर ये तरीका काम नहीं करता तो दूसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन, जिसको COFA भी कहते हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर अमेरिका एक मुल्क के डिफेंस की जिम्मेदारी लेता है और बदले के अंदर इस मुल्क को इमदाद देता रहता है, जैसा कि इसने पहले भी कुछ जजीरों और रियासतों के साथ ऐसा कर रखा है। लेकिन इसके लिए भी पहले ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग होना पड़ेगा और अगर इन तमाम ऑफर्स और एग्रीमेंट से बात ना बनी तो फिर शायद हमें कोई मिलिट्री एक्शन देखने को मिल जाए। लेकिन इस वक्त तो ग्रीनलैंड और नॉर्वे ने इसको सख्ती से रिजेक्ट कर दिया है और ये भी कहा है कि अमेरिका इल्ज़ाम लगा रहा है कि ग्रीनलैंड के आसपास चाइना और रशिया की शिप्स बढ़ती जा रही हैं। अब इस बयान का मतलब इतना सादा नहीं है जितना ये सुनाई दे रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है और सिर्फ हमारी ज़मीन को हथियाने के लिए बहाने कर रहा है। और बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि नॉर्वे ने किसी भी मिलिट्री हमले की सूरत में नेटो इत्तेहाद को ख़त्म करने की धमकी भी दे दी है। पर दोस्तों, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अमेरिका जब चाहेगा इसको ताकत के जोर पर हासिल कर लेगा, लेकिन यूरोप कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि यूरोप रशिया के डर से खुद को अकेले कभी डिफेंड नहीं कर सकता और ना कभी ये रिस्क ले सकता है। और ये बात अमेरिका को भी अच्छी तरह से पता है और इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट है कि चाहे बातचीत से या फिर ज़बरदस्ती हम इसको हासिल करके रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि अमेरिका इसको हासिल करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपना सकता है और वो किस हद तक इसमें कामयाब हो सकता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।